स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको एक जानी मानी हस्ती से मिलवाती हूं। आज आपके पास मौका है एक ऐसी शख्सियत को जानने का जिनको 42 साल रिसर्च का एक्सपीरियंस है, साथ ही टीचिंग में 32 साल हो चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी गाइडेंस में 26 साल गुजारे हैं और 21 एमफिल रिसर्च गाइडेंस दी हुई है स्टूडेंट्स को। जिनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की हम बात करें तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी से फेलो ऑफ एसोसिएशन अवार्ड अचीव किया है। इसके अलावा पनामा नेशनल अवार्ड, टैलेंटेड बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड, बेस्ट रिसर्च आर्टिकल अवार्ड, 2 फेलो ऑफ सोसाइटी अवार्ड्स, लायंस इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड और आंध्र प्रदेश स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड से उनको नवाजा गया है। जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई डिग्रियां प्राप्त की हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से डीएससी किया है, फार्मास्यूटिकल साइंस और जूलॉजी से पीएचडी किया है, जूलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिग डेटा एनालिटिक्स से मास्टर्स किया है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने कौन कौन सी पोजीशंस ली हैं। जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जैसे कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और इसके अलावा ऐसे कई पद हैं जिनको उन्होंने बखूबी संभाला है। जिनके रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो 257 रिसर्च पेपर, 8 पेटेंट, 23 साइंटिफिक आर्टिकल्स, 6 पेपर प्रेजेंटेशन और 22 बुक पब्लिश्ड हो चुकी हैं। इसके साथ ही 10+ प्रोफेशनल बॉडीज में वह लाइफ टाइम मेंबर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर के वाइस चांसलर सर प्रोफेसर KRS संबशिव राव जी की, जो कि फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना देरी किए आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर राव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम में। सर, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, मेडिकल फील्ड में तो आपका इंटरेस्ट रहा है, लेकिन आईटी के क्षेत्र में भी आपका रुझान रहा है और आज के छात्रों के भविष्य के लिए अगर जाना जाए तो कौन सा फील्ड ज्यादा अच्छा होगा? मैडम, एक्चुअली आपको मेडिकल फील्ड, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, ऑल आर एक्चुअली नाउअडेज दे आर मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज, ओके, एंड इंटीग्रेटेड रिसर्च एरिया। आपको कंप्यूटर साइंस वाला को भी बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजी वाला मेडिकल एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल वाला बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं जी। सो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, इनको डिफरेंट फील्ड्स को हेल्प लेके रिसर्च में ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल मेडिकल वाला को NMR और MRI एंड एंजियोग्राम्स एंड एंजियोप्लास्ट एंड पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, ये सभी बायोलॉजी वाला का जरूरत पड़ेगा। सो सिमिलरली इनको कुछ जीन्स का स्टडी करना है, जीन्स का एक्सप्रेशन स्टडी करना है, कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, इनको कंप्यूटर में मैच करना होगा, ये जीन एक्सप्रेशन को मैच करना है। सो कंप्यूटर का नॉलेज भी बहुत ज़रूरत है इनको। सो इसीलिए ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल वालों को भी बायोलॉजी का नॉलेज होना है, बायोलॉजी वालों को कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना है। सो सभी का नॉलेज होगा तो रिसर्च में बहुत अच्छा होता है। मेडिकल डॉक्टर्स भी अच्छा डायग्नोसिस करके पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। सो जरूरत तो है, बट स्टूडेंट्स को कुछ करने के लिए अभी तो बहुत लोग आदमी सोच रहे हैं इंजीनियरिंग में जाए तो बहुत सॉफ्टवेयर जॉब्स मिल जाएगा, और फार्मेसी में जाएंगे तो फार्मेसी इंडस्ट्री में जॉब्स मिल जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगे। तो बट किसी भी जॉब में जाएगा, किसी को आप स्टूडेंट्स को ये मालूम होना है दैट रिसर्च वेंट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेडिकल में जाएगा और फार्मेसी में जाएगा और इंजीनियरिंग में जाएगा, रिसर्च वेंट अप मिलेगा तो जॉब्स जरूरत जल्दी मिलता है और अच्छा जॉब्स भी मिलता है। बहुत ही खास जानकारी दी है प्रोफेसर राव आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी दोनों की बात करें तो दोनों ही क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसी उपलब्धियों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं जिसने न सिर्फ मनुष्य का बल्कि हमारे देश का नाम भी ऊंचा किया हो और वह फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। एक्चुअली मैडम, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पिछले 10 साल से और 20 साल से
बहुत बड़ा हो गया। 20 साल का पहले बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रीज भारत देश में और प्रपंच में बहुत कम इंडस्ट्रीज था। अभी तो देखेगा तो भारत देश में मोर देन 2000 इंडस्ट्रीज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर देयर। अभी आपको यूएस में देखेगा तो टॉप 25 कंपनीज इन यूएस शेयर मार्केट बिलोंग्स टू बायोटेक्नोलॉजी एरिया। बिल्कुल। सिमिलरली फार्मेसी एरिया भी, फार्मेसी इंडस्ट्री इंडिया बहुत स्ट्रांग था। एशिया नंबर 1 बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमारा फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। More than 60,000 pharmaceutical companies are there in India, and we are our country is bulk drug capital था इंडिया वर्ल्ड में। आपको कोविड पेंडेमिक टाइम में देखेगा तो वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए सभी कंट्री ट्राई किया। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री व्हिच हैज डेवलप्ड 3 वैक्सीन्स in a short period of time of 6 months. Definitely. When compared with Russia, US and other countries, India is one among them, and which has really 3 companies has came forward with 3 vaccines, and they are very successful, and many vaccines has been exported to 39 countries in the world, and also our whole India has been provided with vaccines. So आपको संभाल होना है, इंडिया किसी से कम नहीं फार्मेसी में और वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। और आपको देखेगा पैंडेमिक टाइम में बहुत लोग मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल इम्प्लीमेंट्स को जरूरत पड़ा है। इंडिया सेल्फ सस्टेनेंस, एक्चुअली मोदी जी का एंकरेजमेंट से बहुत सेल्फ सस्टेनेंस कंट्री बन गया। सो बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखेगा तो पहले आपको 10 साल का 20 साल का पहले हमारा वैक्सीन और हमारा एंटीबायोटिक थेरापेटिक्स बहुत कॉस्टली था, बट आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी, इमरजेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत लोग कम सस्ता मिल रहे हैं। और इवन सम ड्रग्स लाइक एरिथ्रोपाइटिन ड्रग एक्चुअली पहले तो बहुत कॉस्टली था, अभी तो बहुत सस्ता में मिल रही। और इवन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पहले 10 साल का पहले इट इज वेरी कॉस्टली, मोर देन 1800 रुपीज पर एक डोज एक डोज मिल रहा है, अभी तो 18 रुपीज में मिल रहा है। सो इंडिया इज एबल टू एक्सपोर्ट टू hepatitis vaccine to many countries in the world. So India has become self-sustenance in development of biotechnology products and also pharmaceutical products, and bulk drug India has become the Asia's biggest bulk drug production unit था। बिल्कुल सर। वहीं प्रोफेसर राव, आपका विभाग ऐसा है जहां प्रैक्टिकल और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। आप किसको तरजुब ज्यादा देते हैं, शिक्षा को या प्रैक्टिकल्स को? एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स है ना, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड बायोमेडिकल साइंस, सभी को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज तो बहुत जरूरत था। सो थ्योरेटिकल पार्ट आपको शिक्षा दे देगा ना, इनको प्रैक्टिकल नहीं तो इनको स्टूडेंट को अच्छा ट्रेनिंग नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा इनको। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग 50% आपको ट्रेनिंग मिलेगा तो इंडस्ट्री में ये लोग बहुत अच्छा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकता है और अच्छा फार्मासिस्ट बन सकता है। बिल्कुल सर। वहीं आजकल विदेश जाकर पढ़ने का चलन बहुत है बच्चों में, तो एजुकेशन सिस्टम में हमें वो क्या बदलाव करने चाहिए कि बच्चा अपने देश में भी रहे और अपने क्षेत्र की पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर सके? मैडम, ये विदेश जाना बहुत लोग को प्रेम है, जाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बट इंडिया में भी आपको सोचना पड़ेगा, बहुत जॉब्स मिल रही है। अभी एक बायोटेक्नोलॉजी से हमारा स्टूडेंट इन इंडिया is earning more than 7 lakhs per month, and 10 lakhs per month in India also. Pharmaceutical science people also, they are earning more than 2 to 3 lakhs per month, and we are getting many good opportunities. And our medical practitioners in India में 5 लाख से 10 लाख इनको 15 lakhs को मिल रही सैलरी। तो इसीलिए थोड़ा आपको इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही। फॉरेन जाने के लिए जरूरत नहीं, बट फॉरेन जाएगा तो ट्रेनिंग अच्छा मिलता है, और आपको इसका ट्रेनिंग लेने के बाद इंडिया फिर आ जाएंगे, वापस आए इंडिया को सर्व कर सकता है। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। आज आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। अभी तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल से 3 दिन ऑर्गेनाइज कर रही है एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। ये 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। 2007 से अभी हर साल एनुअल कन्वेंशन
और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये वाला। एंड हर साल बहुत लोग इंटरनेशनल साइंटिस्ट आता है एंड वी नॉर्मली बिफोर कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट वी अनाउंस द अवार्ड्स ऑफ लाइफ टाइम अवार्ड्स एंड फेलो अवार्ड्स ऑफ द एसोसिएशन करेंगे। सभी लोग पूरा देश में अच्छा काम किया था साइंस में, फार्मेसी में, बायोटेक्नोलॉजी में, इनको आइडेंटिफाई करके कॉम्पिटिटिव बेसिस में इनको आइडेंटिफाई करके 12 लोग को कल गोल्ड मेडल्स देता है और लाइफ टाइम अवार्ड्स देता है और ABAP सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड देता है और सब 10 आदमी को फेलो अवार्ड्स दे रहे हैं। ये लोग सभी लेक्चर देता है इधर स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए, साइंटिस्ट के लिए, सभी को लेक्चर देता है। सो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म था ये। सो ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन निकलता है और स्टूडेंट्स को भी यंग साइंटिस्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है। 30 ईयर्स बिलो को और 30 ईयर्स अबव को कंपटीशन करता है और स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च स्कॉलर्स को पोस्टर कंपटीशन भी लग रहे हैं। सो मोर देन 400 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर। अभी 500 तक का हो सकता है कल नंबर। हर साल एक प्लेस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस साल मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एनुअल कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। ये काफी बड़ी उपलब्धि बताई सर आपने। वहीं एक मंगलायतन विश्वविद्यालय जबलपुर में है, एक मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है जहां आप आए हैं। क्या चीज आपको यहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? हम सोचा था मंगलायतन जबलपुर तो नया है, 4 साल का यूनिवर्सिटी था ये। उधर से इधर आएगा तो ये बड़ा यूनिवर्सिटी था, उधर से कंपेयर करेगा तो। अलीगढ़ में 3 फार्मेसी कॉलेजेस है और आयुर्वेदिक कोर्सेस है और सभी मेनी कोर्सेस है। सो ये पुराना यूनिवर्सिटी है, थोड़ा एस्टाब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, इसीलिए इधर ऑर्गेनाइज करेगा तो अच्छा होता है। ये दोनों एक ही मैनेजमेंट है, इसलिए हम सोचा था इधर ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो हम चेयरमैन साहब को प्रपोज किया, ये एक्सेप्ट किया, सो इधर ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो इसलिए हम इधर डिसाइड किया था ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही यहाँ की अच्छी खूबसूरती है। साथ ही एक आखिर में आपका संदेश जानना चाहूंगी, जो लोग, जो श्रोतागण इस समय आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? हार्ड वर्क करने के लिए, सिंसियर डेडिकेटेड रिसर्च करेगा और नॉलेज गेन करेगा तो सभी को सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। सो स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं फ्यूचर में हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड आल्सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में। सो वो हार्ड वर्क करने का तो बहुत अच्छा फ्यूचर होता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है और इंडस्ट्रीज में जॉब्स भी मिलता है। सो देयर इज नो डायर फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर दी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट काम करना के लिए, काम मिलने के लिए हार्ड वर्क करना है, डेडिकेटेड अप्रोच शुड बी देयर। सो स्वीट सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें जानी प्रोफेसर राव जी से, ढेर सारी जानकारी के साथ उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया कि आप हार्ड वर्किंग रहें, सिंसियर रहें अपने काम में, साथ ही अपने प्रैक्टिसेस को बरकरार रखें, आप बहुत ही अच्छा निखर कर आएंगे। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं प्रोफेसर KRS संबाशिवा राव जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप रेडियो नारद से जुड़े इतनी सारी जानकारी दी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास मेहमान और जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।